पाक फौज का ऑपरेशन जिब्राल्टर हो या ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम, ये दोनों कार्रवाइयाँ कौमी तारीख का एक अहम और पुरस्कार बाब हैं, जिनका कई सवालों के जवाब अब तक इसके जिम्मेदारों पर कर्ज हैं, क्योंकि ये कार्रवाइयाँ न सिर्फ पाकिस्तान और भारत के दरमियान सन 1965 की जंग का बाइस बनी, बल्कि मसला कश्मीर पर भी इनके इंतहाई मुज़र असरात मुरतब हुए। अयूब खान के सदर बनने के बाद कमांडर इन चीफ बनने वाले जनरल मोहम्मद मूसा खान के तवील पेशावराना करियर के दौरान बेशुमार अहम और तारीखी वाक़यात रूनुमा हुए होंगे, लेकिन फ़ौज के सरबराह की हैसियत से जो वाक़यात ज़ुहूर में आए वो न सिर्फ तारीखी हैं, बल्कि पाकिस्तान के मुस्तक़बिल और ख़ास तौर पर मसला कश्मीर के ताल्लुक़ से गैर मामूली अहमियत के हामिल हैं। इन वाक़यात की तादाद 3 है और ये एक दूसरे का हिस्सा और बाहम मुंसलिक है, यानी ऑपरेशन जिब्राल्टर, ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम और सन 1965 की पाक इंडिया जंग। ये 3 वाक़यात भी आंख मचोली के खेल की तरह हैं, जिनमें फ़ौज के सरबराह कहीं दिखाई देते हैं, कहीं दिखाई नहीं देते। इन तीनों वाक़यात में नाकामी की ज़िम्मेदारी ना तो जनरल मोहम्मद मूसा खान ने कबूल की और ना ही अयूब खान ने, बल्कि इसे वजारत ख़ारजा के खाते में डाल दिया गया। पहले ऑपरेशन जिब्राल्टर और फिर इसमें नाकामी के बाद ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम से एक बात तो साबित होती है कि फील्ड मार्शल जनरल अयूब खान की ख्वाहिश के बरक्स कमांडर इन चीफ जनरल मूसा और इनके चंद हमख्याल साथियों ने खुशफहमी की बिना पर भारत को कश्मीर में सबक सिखाने के लिए झूठी सच्ची इंटेलिजेंस इत्तलात की बुनियाद पर यह ऑपरेशन किया था, जिसमें मुकम्मल नाकामी हुई। लेकिन चूंकि नाकामी का कोई बाप नहीं होता, इसलिए इन मुहिमजोइयों में नाकामी की जिम्मेदारी लेने पर आज दिन तक कोई आमादा नहीं हुआ। याद रहे कि 7 अप्रैल सन 1965 के रोज़ पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान सिंध के साहिली दलदली सरहदी इलाके में मुसल्लह छेड़छाड़ का आगाज़ हुआ। इंडिया की तरफ से जारहियत के आगाज़ के बाद पाकिस्तान की जानिब से जवाबी कार्रवाई के नतीजे में इंडियन तोपें खामोश हो गईं और इंडिया सरहदी इलाके से एक पोस्ट खाली करके पीछे हट गया। जनरल मूसा खान की कमान में फ़ौज का यह पहला बड़ा कारनामा था, जिसने आने वाले दिनों में अस्करी और सियासी महाजों पर अहम किरदार अदा किया। इन वाक़यात ने फ़ौज का हौसला बुलंद कर दिया। यही सबब था कि अब इसके बाद अफसरों के दिल इस महाज पर किसी बड़े और फैसला कुन मार्के के लिए मचलने लगे। बिलाखिर 26 अप्रैल को इन्हें एक और मौका मुयस्सर आ गया। इस हमले की इब्तदा 26 अप्रैल को हुई, जिसका मार्का बियार बिट नामी मुकाम पर गर्म हुआ, जिसे पाकिस्तान ने फतह कर लिया। ये चूँकि समंदरी और दलदली इलाका था, इसलिए दलदलों और पानियों को अबूर करने के खुसूसी इंतजाम ज़रूर थे। ऐसा ही एक इंतज़ाम इंडियन फ़ौज ने इस इलाके में किया था। इंडियन फ़ौज ने लोहे के खाली गैलनों का पुल बनाकर एक समंदरी खाड़ी को अबूर किया था। इस आर्जी इंतज़ाम को तबाह करके इंडियन फ़ौज की वापसी का रास्ता बंद करना बड़ा आसान था। कमांडर इन चीफ जनरल मूसा खान फील्ड मार्शल सदर अयूब खान से इस कार्रवाई की इजाज़त हासिल करने के लिए मुतहरिक हो गए, लेकिन मुल्क का फौजी हुक्मरान अपने कमांडर इन चीफ से मुख्तलिफ अंदाज में सोच रहा था। अस्करी माहिरीन का ख्याल है कि इस मार्के में पाक फौज अगर इंडियन फौजी दस्ते का रास्ता बंद कर देती तो सूरत हाल धमाका खेज होती। इन झटपों की वजह से 2 आलमी ताकतें यानी अमरीका और बरतानिया पहले ही परेशान थीं। नतीजतन पाक फौज की जानिब से हमले की सूरत में मसाइल कुछ और गंभीर हो जाते और दोनों मुल्कों के दरमियान मुकम्मल जंग के खदशात को टालना मुश्किल हो जाता। यही वजह थी कि उस वक्त के हुक्मरान अयूब खान ने इन्हें ऐसी किसी कार्रवाई की इजाज़त देने से इनकार कर दिया। अयूब खान ने महसूस किया कि फ़ौज के सीनियर अफसरान भी इस सूरत हाल पर बहुत नाज़ा और फतह के नशे से सरशार थे और इनके ख्याल में ये ऐसी कामयाबी थी जैसी कामयाबी चीन को सन 1962 में इंडिया के मुकाबले में हासिल हुई थी। लिहाजा वो चाहते थे कि इस नादिर मौके को ज़ाया ना जाने दिया जाए और इंडिया को सबक सिखा दिया जाए। यही सबब था कि अयूब खान ने यह मामला जनरल मूसा पर छोड़ने की बजाय फैसला अपने हाथ में ले लिया। दूसरी जानिब अयूब खान का यह फैसला फ़ौज और इसके सरबराह जनरल मूसा खान की ख्वाहिशात के बरक्स था, जिसकी वजह से इनके जहनों में कुछ ऐसे ख्यालात मज़ीद पुख्ता हुए कि जैसे ये बूढ़ा फ़ौजी हुक्मरान पाकिस्तान की फतूहात के रास्ते में रुकावट बन चुका है। जनरल मूसा इस फैसले पर खामोश ज़रूर हो गए, लेकिन ऐसा लगता है कि उन्होंने मंसूबा तर्क नहीं किया था। इसके शवाहिद आने वाले दिनों में मज़ीद वाज़ेह होकर सामने आए। फील्ड मार्शल अयूब खान और कमांडर इन चीफ जनरल मूसा के दरमियान एतमाद के रिश्ते में दरार आ चुकी थी और आने वाले दिनों में इसके शवाहिद तेज़ी के साथ सामने आए। फरवरी सन 1965 में इंडिया को कश्मीर में घेरने का मंसूबा काबीना की इंटेलिजेंस कमेटी के सामने एक बार फिर पेश कर दिया गया। इजलास में अयूब खान के अलावा जनरल मूसा, इनके करीबी फौजी अफसर, वज़ीर ख़ारजा जुल्फ़िकार अली भुट्टो और सेक्रेटरी ख़ारजा अजीज़ अहमद शरीक थे। इजलास में फ़िज़ाई और बहरिया के सरबराहान को शिरकत की दावत नहीं दी गई थी। ISI से ताल्लुक़ रखने वाले एक अफसर ने ब्लैक बोर्ड की मदद से हाज़रीन को ब्रीफिंग दी। शुरका की गुफ्तगू का लुब्बे-लुबाब ये था कि इंडिया इस वक्त कमज़ोर पोजीशन में है, वो क़यादत के बहरान से दोचार है, वादी कश्मीर पुरजोश अवामी बगावत की लपेट में है, लिहाजा मुजाहिदाना कार्रवाई के ज़रिए कश्मीर की आज़ादी बहुत जल्द मुमकिन है। ये सब सुनने के बाद सदर अयूब खान बोले कि मुझे बताया जाए कि दफ्तर खारजा और ISI को ऐसा मंसूबा बनाने की इजाज़त किसने दी। इस तरह की मंसूबाबंदी इनका काम नहीं है।
میں نے تو صرف یہ ہدایت دی تھی کہ کشمیر کی صورتحال پر نظر رکھی جائے، انہیں حکومت پر اس طرح کا منصوبہ تھوپنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ صدر ایوب خان کے سخت رد عمل کے بعد حاضرین پریشان ہو گئے۔ اس طرح انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں مسلح مداخلت کا یہ منصوبہ داخل دفتر ہو گیا، لیکن حیرت انگیز طور پر اسی سال کی 14 جولائی کو یہی منصوبہ پوری آب و تاب کے ساتھ ان کے سامنے تھا۔ اجلاس میں جنرل موسیٰ بھی موجود تھے۔ مختصر گفتگو کے بعد ایوب خان کمرے سے باہر چلے گئے اور ذوالفقار علی بھٹو اجلاس کی صدارت کرنے لگے۔ گویا ایوب خان نے عسکری معاملات کی ذمہ داری فوج کے سربراہ جنرل موسیٰ سے اپنے ہاتھ میں لے لی تھی اور اب یہ ذمہ داری جنرل موسیٰ کو واپس مل گئی تھی۔ وزیر خارجہ ذوالفقار علی بھٹو نے حاضرین کو مخاطب کر کے کہا کہ ایک عوامی انقلاب نے تمام علاقے کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ کشمیری عوام زندگی اور موت کی جنگ میں مصروف ہیں، جبکہ حریت پسندوں کے بڑے بڑے جتھے انڈیا سے انہیں آزاد کرانے کے لیے جنگ بندی لائن عبور کر رہے ہیں۔ ایسے موقع پر اگر پاکستان خاموش تماشائی بنا رہا تو تاریخ اسے کبھی معاف نہیں کرے گی۔ اس لیے حکومت نے مجاہدین کی مناسب اخلاقی اور مادی امداد کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ اجلاس گویا اس حقیقت کا اعلان تھا کہ آپریشن جبرالٹر کی نہ صرف منظوری دے دی گئی ہے بلکہ فوج کو اس پر عمل درآمد کے احکامات بھی مل چکے ہیں۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپریشن جبرالٹر ایک ایسا معاملہ تھا کہ صدر ایوب اس سے متفق نہ تھے اور کئی بار اسے مسترد کر چکے تھے، مگر پھر وہ یکایک اس پر آمادہ کیسے ہو گئے؟ یہ ایک معمہ ہے جس کا جواب کبھی سامنے نہ آ سکا، لیکن ہندو فوج کے بارے میں ان کے ذہن میں ایک تصور تھا کہ جنگ و جدل ان کے بس کی بات نہیں۔ اگر ان پر درست وقت پر قاری ضرب لگا دی جائے تو انہیں دھول چٹائی جا سکتی ہے۔ بہرحال سوال اپنی جگہ قائم ہے کہ یہ کارنامہ وزیر خارجہ نے انجام دیا یا فوج کے سربراہ نے؟ اس سوال کا جواب تو کوئی نہیں جانتا، لیکن اندازہ یہی ہے کہ آپریشن جبرالٹر کے منصوبہ سازوں نے حالات کی وہ تصویر پیش کی جو جی ایچ کیو دکھانا چاہتا تھا۔ جی ایچ کیو کی طرف سے کشمیر میں کارروائی پر اصرار اور ایوب خان کو قائل کر لینے میں کامیابی سے ایک بار پھر ثابت ہو گیا کہ وہ اور جنرل موسیٰ مختلف انداز میں سوچ رہے تھے، مگر اس کشمکش میں بالآخر جنرل موسیٰ ہی کامیاب رہے۔ 7 اگست کو آپریشن شروع ہوا اور ڈائریکٹر جنرل ملٹری انٹیلیجنس نے سیکریٹری اطلاعات سے کہا کہ آئندہ 24 گھنٹوں میں مجاہدین بہت سے اہم مقامات پر قابض ہو چکے ہوں گے اور میں آپ کو ایسی خبر دوں گا جس کی گونج پوری دنیا میں سنائی دے گی۔ کچھ دیر کے بعد ڈی جی ISI نے ان سے کہا کہ وادی میں ہمارے بہت رابطے ہیں، میں تم پر خبروں کی بارش کر دوں گا۔ اس مکالمے کے صرف 2 روز بعد انہوں نے سیکریٹری اطلاعات کو نہایت شکستہ دلی کے ساتھ بتایا کہ سارے رابطے کٹ چکے ہیں اور ان کے سب لوگ غائب ہو گئے ہیں۔ 8 اگست کو آل انڈیا ریڈیو نے 3 افراد کے انٹرویوز نشر کیے جنہیں سن کر ڈائریکٹر ملٹری انٹیلیجنس پریشان ہو گئے اور کہا کہ بدذاتوں نے بھانڈا ہی پھوڑ دیا۔ اس آپریشن کے لیے حریت پسندوں کے 7 گروپ تیار کیے گئے تھے، ان میں سے صرف ایک گروپ بچ سکا، باقی تمام دشمن کے نرغے میں آ گئے یا ناکام ہو کر واپس پلٹ آئے، جبکہ مظفر آباد دشمن کے نشانے پر آ گیا۔ الطاف گوہر کے الفاظ میں پورے کا پورا آپریشن منتشر ہو کر دم توڑ چکا تھا۔ 28 اگست کو انڈین فوج نے درہ حاجی پیر پر قبضہ کر کے آپریشن کو نازک صورتحال سے دوچار کر دیا، جس سے پریشان ہو کر کمانڈر ان چیف جنرل موسیٰ وزیر خارجہ کے پاس پہنچے، کیونکہ ایوب خان اس نازک موقع پر اپنی پرانی عادت کے عین مطابق کسی نامعلوم وجہ کے باعث دارالحکومت سے غائب ہو کر سوات پہنچ چکے تھے۔ جنرل موسیٰ نے کرب کے عالم میں چلاتے ہوئے کہا کہ میرے جوانوں کے پاس لڑنے کے لیے پتھروں کے سوا کچھ نہیں۔ وہ آپریشن جبرالٹر کے کمانڈر جنرل اختر حسین سے مل کر آ رہے تھے، جن کا خیال تھا کہ اس مشکل سے نکلنے کے لیے آپریشن گرینڈ سلیم شروع کرنا ضروری ہو گیا ہے۔ جنرل موسیٰ چاہتے تھے کہ ایوب خان سے آپریشن شروع کرنے کی اجازت حاصل کی جائے۔ اس مقصد کے لیے بھٹو نے سوات جا کر ایوب خان سے ملاقات کی، جنہوں نے ایک تحریری حکم جاری کیا جو وزیر خارجہ اور کمانڈر ان چیف کے نام تھا۔ اس حکم نامے میں کہا گیا کہ ہمیں ایسا اقدام کرنا چاہیے جس کے ذریعے باقاعدہ جنگ کی نوبت آئے بغیر مسئلہ کشمیر کو زندہ کیا جا سکے۔ اس حکم نامے کی تفصیلات سے ثابت ہوتا ہے کہ 29 اگست تک انہیں حقائق سے بے خبر رکھا گیا اور وہ نہیں جانتے تھے کہ آپریشن جبرالٹر ناکام ہو چکا ہے۔ فوج کے سربراہ کے علاوہ یہ کس کی ذمہ داری تھی کہ وہ ریاستی سربراہ یعنی صدر ایوب خان کو جنگ کے حالات سے باخبر کرتا؟ لیکن اس بحران سے متعلق تمام تذکرے اس بارے میں خاموش ہیں۔ بالآخر 31 اگست کو آپریشن گرینڈ سلیم شروع ہو گیا۔ 2 محاذوں پر دشمن کی طرف سے شدید مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا، جس کے نتیجے میں آپریشن روک دیا گیا۔ 2 ستمبر تک سارا آپریشن انتشار کا شکار ہو گیا۔ جنرل گل حسن کی گواہی یہ ہے کہ ابتدا میں جنرل ہیڈ کوارٹر میں کامیابی کی خبریں تھیں، لیکن لگتا ہے کہ بدلتے ہوئے حالات کی تپش اب جنرل موسیٰ تک پہنچ چکی تھی۔ یہی سبب تھا کہ اب وہ متحرک ہوئے اور آپریشن جبرالٹر کے کمانڈر جنرل ملی کے ہیڈ کوارٹر مری سے ہوتے ہوئے محاذ تک پہنچے۔ وہ لکھتے ہیں کہ ہیڈ کوارٹر اور محاذ کے درمیان رابطے نہیں تھے، کوئی باخبر نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے اور کون کہاں ہے۔ اس صورتحال میں انہوں نے آپریشن کی کمان بدلنے کا فیصلہ کیا۔ فیصلے پر فوراً ہی یعنی اسی شام عمل ہوا اور جنرل اختر حسین ملی کو حکم دیا گیا کہ وہ اس کی کمان جنرل محمد یحییٰ خان کے سپرد کر دیں۔
कमान की तब्दीली की खबर से आवाम गुस्से का शिकार हो गए, क्योंकि वो अब तक यही समझ रहे थे कि पाकिस्तान को दुश्मन पर मुसलसल फतुहात हासिल हो रही हैं। लेकिन अब एक मुख्तलिफ सूरत हाल थी। कमान जनरल याहिया को सुपुर्द करने का मतलब ऑपरेशन को समेटना था। ऑपरेशन जिब्राल्टर हो या ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम, ये दोनों कार्रवाइयाँ कौमी तारीख का एक अहम और पुरअसरार बाब हैं, जिनके कई सवालों के जवाबात अब तक इसके ज़िम्मेदारों के ज़िम्मे हैं, क्योंकि यह कार्रवाइयाँ न सिर्फ दोनों मुल्कों के दरमियान जंग का बाइस बनी, बल्कि मसला कश्मीर पर भी इनके इंतहाई मुज़र असरात मुरतब हुए। फौज के कमांडर इन चीफ की हैसियत से बहुत से सवालों के जवाब जनरल मूसा के ज़िम्मा थे। वो इस जंग के मुख्तलिफ किरदारों में वाहिद किरदार हैं जिन्होंने अपनी 2 किताबों माई वर्जन और जवान टू जनरल में इस मौजू पर बात की है। माई वर्जन में उन्होंने इस मंसूबे की तमाम ज़िम्मेदारी वज़ारत ख़ारजा पर डाल दी और दावा किया कि GHQ ने कई बार इस मंसूबे को मुस्तरद किया था। उन्होंने लिखा कि इस ऑपरेशन के मकासद वादी के ज़राए मवासलात को तबाह करना और बगावत के हालात पैदा करने के लिए मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ करना थी। वो कहते हैं कि ऑपरेशन करने वाले इन दस्तों ने मजमूई तौर पर बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया, लेकिन इन कार्रवाइयों के लिए ना तो इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के अवाम तैयार थे और ना ही वहाँ की सियासी क़यादत को एतमाद में लिया गया था। उन्होंने ये भी लिखा कि कश्मीर में 5 डिवीज़न फ़ौज तैनात थी, जिसकी मौजूदगी में वहाँ के अवाम कोई मुज़ाहमत कर ही नहीं सकते थे। अगर ऐसा था तो ऑपरेशन क्यों शुरू किया गया? इस सवाल का जवाब भी जनरल मूसा ने नहीं दिया। बहरहाल इन ऑपरेशन के अंजाम और जनरल मूसा के एतराफ़ात से बाज़ इदारों और ज़िम्मेदारान की अहलियत की कलई खुल गई है। सवाल यह है कि अगर फील्ड मार्शल सदर अयूब खान ऐसी किसी मुहिमजोई के हक़ में ना थे, तो फिर इस तारीखी हज़ीमत की बुनियाद रखने की ज़िम्मेदारी किस पर आयद होती है? अल्ताफ़ गौहर ने खुलकर तो कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया, लेकिन फ़ौज के कमांडर इन चीफ जनरल मूसा खान ने यह कहकर खुद को बरी ज़ुम्मा करार दे दिया कि यह मंसूबा तो वज़ारत ख़ारजा में तैयार हुआ था। ताहम ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का कहना है कि यह फ़ैसला GHQ में हुआ और उन्होंने सिर्फ इसका ऐलान किया था। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।